साइज ऑफ वेरियस यूनिट्स। ठीक है, अभी यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ वेरियस यूनिट, जो वेरियस यूनिट्स अलग अलग तरह का यूनिट है। ठीक है, कोई यूनिट अगर सपोज 1000 हाँ यूनिट्स का मतलब प्रोडक्शन होता है, कहीं पे मतलब जो फैक्ट्री है ओके वहां पे 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है, कहीं पे 200 का। तो एरिया हम देखेंगे कि किसको किसके साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे अगर सपोज हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे को, हाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे को फिफ्थ वाले स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्या? फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ रहा है फिफ्थ स्टैंडर्ड वाले बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सेम पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ द वेरियस यूनिट। तो हमें देखना है कि कौन सा जो यूनिट है, फैक्ट्री है, ठीक है, आउटलेट है, उसका प्रोडक्शन है साइज क्या है। ठीक है, टर्नओवर के सेंस में अगर हम देखेंगे नॉर्मली उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, साइज ऑफ वेरियस यूनिट्स 1000 2000 10000 कितना प्रोडक्शन वहां पे होता है। ठीक है, तो साइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस करता है। ठीक है, क्लास अगर सपोज एक क्लास है, ओके अगर सपोज 30 बाई 100 स्क्वायर फीट का ऐसा, ठीक है, तो अगर इसमें अगर सपोज 50 बेंचेस बैठे हैं, ओके कितना 50 बेंचेस कैपेसिटी है उसमें, लेकिन प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कैपेसिटी है 50 बेंचेस का, और एक बेंच पे दो बच्चे बैठते हैं, तो 50 इंटू 200 बच्चों की कैपेसिटी है। दूसरे क्लास का सपोज कैपेसिटी है सिर्फ 20 बच्चों का, और एक बेंच पे दो है, तो अगर वहां पे कितना होता है 20 इंटू 2 40 स्टूडेंट्स और 100 स्टूडेंट्स का जो कॉस्ट है जो रहेगा, उसमें तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ वेरियस यूनिट। ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 आता है यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्शन मेथड। ओके, यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्शन मेथड। देखें जो वेरियस यूनिट्स है, ठीक है, वेरियस यूनिट मीन्स जो वेरियस फैक्ट्रीज है अलग लोकेशन पे या सेम लोकेशन पे है या अलग अलग लोकेशंस पे है, तो उसका प्रोडक्शन मेथड क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड अगर यूनिफॉर्म प्रोडक्शन मेथड होगा तो ही जाकर के हम क्या कर सकते हैं, वहां पे कंपैरिजन कर सकते हैं ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ओके, सेम ओके सेम प्रोडक्शन मेथड होना चाहिए। ऑल यूनिट्स इन एन इंडस्ट्री शुड यूज यूनिफॉर्म मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगर अलग अलग मेथड ठीक है होगा तो उस पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं ले सकते हैं। ओके, तो प्रोडक्शन मेथड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है नंबर 3 यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग मेथड। यूनिफॉर्मिटी इन द accounting method principles and procedure यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग मेथड प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स। अब इसमें हम लोग क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, अकाउंटिंग जो मेथड होता है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, क्या है अकाउंटिंग मेथड प्रिंसिपल प्रोसीजर, कौन कौन से एरियाज में अप्लाई होता है, कौन कौन से पॉइंट पे अप्लाई होता है अकाउंटिंग मेथड प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। ओके, लिस्ट आउट करोगे। हाँ, तो लिस्ट आउट करोगे आप इसको।
नो। चलो ठीक है, इसमें हम लेते हैं फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, इससे क्या है, मीनिंग क्या निकलती है? आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। यस, एनीवन? इससे मीनिंग क्या निकलती है? कुछ इससे फर्क आता है क्या स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से? यस, बोलो, कुछ फर्क आता है क्या इससे, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से? नो। पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है? आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कोई गुड्स को अगर प्रोड्यूस करने के लिए, ओके, कोई भी गुड्स को अगर सपोज प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, कितना स्टेजेस में वो कंप्लीट फिनिश गुड्स बनता है, उसको हम बोल सकते हैं कंप्लीट प्रोडक्शन हो गया, मतलब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैसे अगर सपोज प्रोसेस 1 हुआ, ठीक है, प्रोसेस 2 हुआ, ओके, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। तो इस केस में अगर हम देखेंगे कि अगर कोई गुड्स क्या हो रहा है, 3 प्रोसेस में कंप्लीट हो रहा है। ओके, कोई जो है गुड्स क्या हो रहा है, सिर्फ 2 ही प्रोसेस में कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, तो उस केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि वो प्रोसेस कितना है। प्रोसेस मतलब गुड्स जो फिनिश गुड्स में, हाँ, कन्वर्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स लग के वो कितने स्टेजेस में कंप्लीट हो रहा है। एक स्टेज लग रहा है, दूसरे स्टेजेस में, या थर्ड स्टेज लग रहा है उसको कंप्लीट होने के लिए गुड्स को। ठीक है, अगर किसी एक यूनिट, हाँ, कहीं पे फैक्ट्री है, सेम टाइप की इंडस्ट्रीज है, वो गुड्स बना रहे हैं, सेम गुड्स बना रहे हैं, और उसको 3 प्रोसेस में वो फिनिश गुड्स बनाता है। कोई क्या हो रहा है, 2 ही प्रोसेस में उसको क्या कर लेता है, फिनिश गुड्स बना लेता है। तो ये ध्यान में रखना, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन वेयर कॉस्ट आर टू बी मेजर्ड। कॉस्ट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस, कि कितने, ठीक है, प्रोसेस में गुड्स कंप्लीट हो रही है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, सेम मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री। ठीक है, सेम मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री। ओके, सेम मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री आर शुड बी यूज्ड। मतलब ये क्या हो गया, इन्वेंट्री जो है उसका वैल्यूएशन करने के लिए कितने मेथड होते हैं? 1, 2, 3 ऐसा लिस्ट आउट कर सकते हो। मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री, जो स्टॉक होता है उसको हम कौन से मेथड से वैल्यूएशन करते हैं? हाँ, फर्स्ट ईयर में था आई थिंक ये कॉस्टिंग में, नाम बोलेगा तो मैं भी आपको समझ में आ जाएगा। यस, वेरी गुड, फीफो मेथड। गुड, ठीक है, फीफो मेथड। और कौन सा मेथड होता है? लीफो मेथड, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, ठीक है, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, मशीनास। ठीक है, ये सारे, हाँ, ये मेथड होते हैं। ठीक है, स्टॉक्स को क्या करने के लिए, वैल्यूएशन करने के लिए। अब सपोज कोई यूनिट है, कोई फैक्ट्री है, लीफो फॉलो कर रही है, कोई फीफो फॉलो कर रही है, कोई वेटेड फॉलो कर रही है, तो इस केस में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगा, उसका कॉस्ट जो हो जाएगा, हाँ,
जो हम कॉस्ट का वैल्यूएशन कर रहे हैं वो डिफरेंट आएगा। कॉस्ट का जो वैल्यूएशन करेंगे वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो उसको क्या करना है, सेम मेथड वैल्यूएशन क्या करना है, जो इन्वेंट्री का है वो फॉलो करना है। अगर जो फीफो फॉलो कर रहा है तो सबको फीफो फॉलो करना है, हाँ, या तो लीफो फॉलो कर रहे हैं तो लीफो फॉलो करना है, या वेटेड तो वेटेड, ऐसा। ठीक है, अपना खुद का मेथड अप्लाई करेंगे, वहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, सेम मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंटरी शुड बी यूज्ड। ओके, और किस एरिया में हम लोग हैं, यूनिफॉर्मिटी आएगा, आइडेंटिफाई, सॉरी ये वाला जो है हमारा यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग मेथड प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, ये चल रहा है। ओके, और कौन सा ऐसा आएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर में, और क्या ऐड ऑन करेंगे, याद करो। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, नाम सुना है क्या ऐसा, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए आई थिंक 11-12 से ही आपको याद आ रहा है। ठीक है, तो अगर सपोज कोई जो है यूनिट्स है, कोई फैक्ट्री है, वो अलग मेथड फॉलो कर रही है, दूसरी अलग फॉलो कर रही है, तो कॉस्ट में डिफरेंसेस आएगा ही। ठीक है, तो नॉर्मली जो WDV है, या तो फिर वेटेड एवरेज है, सॉरी SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड है। ओके, नंबर सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड है, या मशीन आवर्स है, ये सारे क्या है, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है। तो उसमें सबको एक ही मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर आते हैं नंबर D। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड इट्स कंपोनेंट, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड इट्स कंपोनेंट। अभी जैसे हमने ब्रिज कोर्स में देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट किस किस बेसिस पे होता है, ब्रिज कोर्स में हमने डिस्कस किया था ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट किस किस बेसिस पे, यस याद है किसी को जो बैठे थे, यस वेरी गुड, बिहेवियर के बेसिस पे, हाँ, और ओके, बिहेवियर, फंक्शन, टाइम, वेरी गुड। तो इसमें हमने जो आइडेंटिफाई किया था वो क्या था, यहाँ पे फिक्स नेचर है, या वेरिएबल नेचर है, या तो फिर क्या है, सेमी वेरिएबल है। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, वेरिएबल एक्सपेंसेस है, फिक्स एक्सपेंसेस है, या तो फिर क्या है, सेमी वेरिएबल है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, हाँ, मेथड ऑफ रेमुनरेटिंग, नेक्स्ट नंबर D, मेथड ऑफ remunerating and providing incentives to labor। ये क्या, लेबर को जो हम क्या है रेमुनरेशन देते हैं या इंसेंटिव देते हैं। ओके, तो फैक्ट्री के लिए क्या है, इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, रेवेन्यू है कि एक्सपेंसेस है, ओके, एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो आप वो जो रेमुनरेशन जो देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, जैसे दिवाली बोनस हो गया, या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोनस हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इंसेंटिव देते हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस हो गया। ओके, कुछ ऐसे ओकेशंस पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, तो वो कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो भी क्या होना चाहिए, बेसिकली सेम होना चाहिए। रेमुनरेशन फिक्स है,
या उनका जो वेजेज है फिक्स है कि वेरिएबल है, कितना यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उसके बेसिस पे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देखोगे। ट्रीटमेंट ऑफ नोशनल एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट ऑफ नोशनल एक्सपेंसेस, नोशनल एक्सपेंसेस है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये भी उसका क्या है, एरिया ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। ओके, ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो भी क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरहेड्स। ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस, ऑफ मटेरियल लॉसेस, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर सपोज नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस हो गया, उसका स्क्रैप है कैसे सेल करते हैं। ओके, ये सारी चीजें होती है, जैसे हमने प्रीवियस में ही देखा था कि अगर जो वेस्टेज होता है तो आप उसका एडवांटेज कैसे लेते हो, या उसको कैसे किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, जैसे हमने बेसिक एक एग्जांपल लिया था घर पे ही कि हम लोग मिल्क क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं और वो फट गया। बहुत सारे लोगों ने बताया कि ठीक है, उसको हम क्या रसगुल्ला बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा पनीर बना सकते हैं। तो ऐसे है आपको ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस, अगर कुछ ऐसा लॉस मटेरियल का होता है तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। ओके, और कुछ है आपके दिमाग में, बोलो, और कुछ है कि मैं ही लिस्ट करते जाऊं। अलोकेशन हम बोलते हैं क्या, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट है, ज्वाइंट कॉस्ट का एग्जांपल क्या दोगे, ज्वाइंट कॉस्ट का एग्जांपल क्या दोगे, कैसे आएगा। यस, कुछ एग्जांपल है आपके पास, बोलो। कोई घर का एग्जांपल दे सकते हो, बिल्डिंग का एग्जांपल दे सकते हो, आज जिसको सबको समझ में आए, ऐसा नहीं है किसी फैक्ट्री का ही आए, कुछ ऐसा भी एग्जांपल दो। जैसे हमने मिल्क बॉयल का दिया था। अलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, उसका अलोकेशन कैसे होगा, कौन सा ऐसा जो कॉस्ट होता है जो ज्वाइंट होता है। फर्स्ट ईयर में भी सीखा रहेगा। ओवरहेड्स वाला जो है, मशीन वाला हो गया। यस, सुपरवाइजर का सैलरी। यस, सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम अगर आप देखोगे। हाँ, फर्स्ट ईयर में था तो सुपरवाइजर का सैलरी, फैक्ट्री में बहुत सारा यूनिट है, वो सबको सुपरवाइज कर रहा है। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कर रहा है, या तो फिर मशीन के अकॉर्डिंग करना है, लेबर के अकॉर्डिंग करना है, कैसे, फैक्ट्री का रेंट कैसे एलोकेट करेंगे। हाँ, स्पेस वाइज करेंगे या तो इक्वल करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है जो, अभी एक फैक्ट्री में अलग अलग मशीन आर्स, हाँ, जो मशीन है उसका आर्स पावर अलग अलग है, कैपेसिटी होती है ना आर्स पावर मशीन का। तो एक फैक्ट्री में अलग अलग टाइप की, हाँ, मशीन इन्वॉल्व है, हाँ, इंस्टॉल्ड है। अब उसमें उसकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो कोई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, कोई मशीन कम, हाँ। तो उसको आप कैसे अलोकेट करोगे, ज्वाइंट जो कॉस्ट है, तो आप उसको कैसे अलोकेट करोगे।
ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं, अकाउंटिंग मेथड, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, आपको इसमें फॉलो करना है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में। ठीक है, देखना है कि कैसे ये सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सेम इंडस्ट्रीज है लेकिन उसका वो लोग रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं देन इट इज इजी। अगर नहीं फॉलो करें देन इट बिकम द डिफिकल्ट टू सिमिलैरिटी कर कंपैरिजन करने के लिए। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ यूनिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल। यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल। ओके, रूल बुक का नाम सुना है क्या आपने? रूल बुक का। ठीक है, रूल बुक का नाम सुना है या कोई ऐसा कुछ आपको, ठीक है, मशीनरीज है या फैक्ट्री है, उसको रन करना है, चलाना है, आप वहां पे आए हो, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या करना है, इसमें कैसे प्रोसीजर्स है? हम्म, रूल बुक, प्रोसीजर, फैक्ट्री में आपने अपॉइंट हो गए, हाँ, फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री कैसे चलती है, क्या उसका रूल्स है, रेगुलेशंस है, आप अपना सेट करोगे रूल्स रेगुलेशन। जब पहुंच गए आप अपना रूल लिखा सेट करोगे? नहीं, तो फिर ऑलरेडी जो वहां पे स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है, फॉलो करके, या रूल्स रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट, सोसाइटी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हो बना है रूल्स रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना हो, फॉलो करना। ओके, तो उसमें ध्यान में रखना है क्या कि कंपनी ने क्या रूल्स बनाया है, कंपनी ने क्या रूल्स बनाया है, उसको हमें फॉलो करना। तो रूल्स क्या है, एक है रिटन, क्या है, रिटन गाइडलाइन है। रूल्स मतलब क्या हो गया, एक रिटेन डॉक्यूमेंट हो गया, एक रिटेन गाइडलाइन हो गया कि आपको इस सिचुएशन में ऐसे जाना, इस सिचुएशन में ऐसे जाना है। ठीक है, यस और नो? रिटेन गाइडलाइन। तो जो यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल है, बेसिकली ये भी क्या है, ये क्या है, रिटेन डॉक्यूमेंट है। ये भी क्या है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट। हाँ, यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल is a written document। ठीक है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू विच, किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है ये? यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट। आगे अगर चाहिए तो हम आगे लिखेंगे containing the principle, containing the principal methods and procedures for the ascertainment of, ascertainment and control of cost in uniform costing।
Okay, Uniform Cost Manual is a written document containing the principles, methods, and procedure for the ascertainment and control of cost in uniform cost. आप बस इतना ध्यान में रखोगे, सबसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने बोला कि आप कहीं पे भी अपॉइंट होते हो, ठीक है, जॉब करने के लिए जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, रूल बुक, सर्विस बुक जो होती है, आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है। आने का टाइम, जाने का टाइम, आपका सैलरी, इंसेंटिव, सब कुछ क्या होता है, एक रिटेन होता है। अपॉइंटमेंट में वो सब सारी चीजें मेंशन होती है, अपॉइंटमेंट लेटर। यस और नो? तो सेम ऐसा ही है, यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल भी क्या है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। किससे रिलेटेड है ये? प्रिंसिपल, मेथड्स एंड प्रोसीजर। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए या कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए अंडर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए या कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट करना और कंट्रोल करना, बोथ आर द डिफरेंट। तो आप कौन सा प्रिंसिपल, मेथड, प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो? फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए, उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस करोगे कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने अकाउंटिंग जो था, अकाउंटिंग मेथड, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग मेथड था, ठीक है। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन था, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन था, मशीन का डिप्रिसिएशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट था। तो कैसा था ये? इस वे से सब जा रहे हैं। ये सारी चीज एक रिटेन डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ओके, बेसिकली इसका कंटेंट क्या होता है? कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल, कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल, इसमें बेसिकली क्या क्या इंक्लूड रहेगा? अभी जैसे यहाँ पे हमने देखा प्रिंसिपल, मेथड एंड प्रोसीजर, क्या इसमें रहेगा? फर्स्ट हम इसमें क्या बोल सकते हैं? इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है इसमें। अभी इंट्रोडक्शन में आप इसमें ऐड ऑन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस ऑफ द सिस्टम है, पर्पस क्यों हम फॉलो कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलोइंग द यूनिफॉर्म कॉस्ट, कॉस्टिंग, ठीक है, स्कोप ऑफ द सिस्टम, एडवांटेज ऑफ द सिस्टम, ओके, एजुकेटिंग द मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंट टू अप्रिशिएट द सिस्टम, द एक्सटेंट ऑफ कोऑपरेशन डिजायर्ड, कितने लेवल तक हम क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का नाम सुना है क्या? इकोनॉमिक जैसे यूरोपियन यूनियन का है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सार्क, सॉरी साफ्टा, नाफ्टा, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में। नो, इकोनॉमिक्स अभी तक आया है कि नहीं? फर्स्ट ईयर में था। नाश्ता नहीं, नाफ्टा। नाश्ता करने का टाइम हो गया है तो चले जाओ, ठीक है। रोल नंबर 4। नाश्ता नहीं, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ऐसा आई थिंक है, नाफ्टा, NAFTA, नाफ्टा। अपना जैसे सार्क है, सार्क मछली नहीं, आई थिंक इसका ए है, यस, AARC ऐसा। ओके, नाफ्टा, साफ्टा भी होता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन यूनियन का जो भी है ऐसा है। तो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, कितने स्टेजेस तक वो जा सकते हैं, किस किस एरिया में जो है
कोऑपरेशन रहेगा। ठीक है, जैसे आपको ट्रेड के सेंस में हो गया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान है, क्या क्या अपना, ठीक है, इकोनॉमिकली क्या क्या शेयर करेंगे, कौन कौन से सेक्टर वाला, ठीक है, न्यूक्लियर शेयर करेंगे क्या, टेक्सटाइल शेयर करेंगे क्या, शुगर यहाँ शेयर करेंगे क्या, ठीक है, बाकी का जो इसेंशियल कमोडिटी है, मेडिसिन है, ये सब, ठीक है, शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज होगी कि नहीं होगी, पॉलिटिकल डायलॉग होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें क्या है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में आ जाता है। इसके लिए यहाँ पे जो है मेंशन किया क्या है, ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ कोऑपरेशन, कितने लेवल तक आप क्या करोगे, कोऑपरेट करोगे, कौन कौन से सेक्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड हम मूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ओके, स्टेजेस इन विच द सिस्टम इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां पे हम इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे देखो था प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, इंडस्ट्री सेम है लेकिन प्रोसेस अलग अलग है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये 3 प्रोसेस में गुड्स बन रहा है, तो मे भी हो सकता है इसका कॉस्ट ज्यादा हो, टेक्नोलॉजी अलग हो। ये जो 2 प्रोसेस में है, ये इसका जो है इसका टेक्नोलॉजी अलग हो, लेबर अलग से हो। जैसे लेबर में ही हम देखते हैं स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, यहाँ पे लेबर अच्छे हो सकते हैं, 2 ही में हो जाए, मशीनरी अच्छी क्वालिटी का 2 ही प्रोसेस में कंप्लीट हो जाए, ये सारी चीजें रहती है। आप देखोगे यूट्यूब पे भी सर्च करके आप देख सकते हो। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस इन फैक्ट्री आप देखोगे, मटेरियल जब क्रश आता है तो उसको क्रश करके कितने स्टेजेस में बनता है, फिनिश गुड्स में कैसे बनता है, उसके लिए अलग अलग से लेबर लगते हैं। ठीक है, हर स्टेज पे लेबर आएगा। इवन आप गारमेंट में भी देखते हो, जो छोटा मोटा एरिया रहता है ना, जहाँ पे हम लोग देखते हैं गारमेंट वाले, हाँ, 10-12 एकदम सिलाई मशीन लेके बैठे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, लॉट्स में अगर कपड़े आते हैं तो कोई क्या करेगा, शर्ट बनाना है तो कोई उसका कॉलर सिलेगा, ठीक है, तो कोई साइड वाला जो है अपना, हाँ, उसको सिलाई करता है, कोई कहाँ काज बटन करता है, कोई बटन लगाएगा, तो अलग अलग पार्ट उसको क्या करते हैं, स्टिचिंग करते हैं। तो सेम वैसे ही है, कोई गुड्स जो बनती है तो कितने प्रोसेस में बनेगी, उसके तरह से किस तरह का मटेरियल यूज होगा, उसको हैंडल करने के लिए कौन सा लेबर रहेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में हमको डिसाइड करना है स्टेजेस इन विच द सिस्टम टू बी इंट्रोड्यूस। मैनेजमेंट देखेंगे कि इसमें कैसा रहेगा, मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का क्या रोल है, कैसे है, सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट है या डिसेंट्रलाइजेशन से, ये सारी चीजें, क्योंकि उसके ऊपर भी डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी क्या होता है, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फर्क गिरता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3, अकाउंटिंग सिस्टम। एक इसके पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कंटेंट ऑफ कॉस्ट, हाँ, यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल, अकाउंटिंग। जैसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे देखा था ना, प्रिंसिपल, मेथड एंड प्रोसीजर, ये अभी जो हमने ये पार्ट डिस्कस किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया, ये इसका ही पार्ट। ठीक है, अकाउंटिंग मेथड, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, किस तरह से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस को। ओके, जैसे जनरल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल अकाउंटिंग, टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग हेडिंग, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, सबका एक ही पीरियड है 12 मंथ्स का, क्या मार्च से ले अप्रैल से लेके मार्च तक, क्या अलग अलग है, या किसी कोई जनवरी टू दिसंबर फॉलो करता है, या ऐसा कोई दिवाली टू दिवाली फॉलो करता है, कोई होली टू होली, वैसे अलग अलग नहीं रहने चाहिए, तो अकाउंटिंग पीरियड भी वहां पे मेंशन होना चाहिए। ओके, देन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम,
कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अभी हम आगे देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में जो है हमने अभी रिकॉर्ड कैसे करना कॉस्ट को, आगे है हमारे चैप्टर में। इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करना है कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करना है। इंटीग्रेटेड में क्या, फाइनेंस और कॉस्ट का एक साथ में, नॉन इंटीग्रेटेड में सिर्फ कॉस्ट का ही है, फाइनेंस को अलग रखेंगे, कॉस्ट को अलग रखेंगे। ओके, मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल अकाउंटिंग, लेबर अकाउंटिंग, आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट, कॉस्ट में से क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, क्या इंक्लूड करेंगे, अलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, अकाउंटिंग ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग टाइप्स का जो गुड्स उसमें एक साथ सेलिंग हो रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एक्सपेंसेस आ जाओ कैसे अलोकेट करेंगे। ओके, मेथड ऑफ बुक कीपिंग, ये सारी चीजें हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और ये सब चीज किस में रहेगा, कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर 5, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे है पीरियोडिकली रिपोर्ट, रिपोर्ट को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, ईयरली बेसिस। ठीक है, फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट, रिपोर्ट जो होगा उसका कंटेंट क्या होगा, कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट, पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट क्या होगा, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा, ईयरली होगा। तो पहले तो रिपोर्ट का कंटेंट, उसके बाद है पीरियोडिसिटी। ठीक है, आगे कॉस्ट स्टेटमेंट, उसको है क्या है, कैसे प्रिपेयर करना, उसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा कि सब अलग अलग से उसको कैलकुलेट करेंगे। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, कुछ अगर है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन है, ये सारी चीजें। कॉस्ट एंड अदर फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में कौन कौन से मतलब फाइनेंशियल रेशियो फॉलो करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सारी चीज क्या है, कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ डाउट है, जो आज हमने यहाँ पे देखा, ये वाला पार्ट, एरिया ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एरिया ऑफ यूनिफॉर्मिटी में कुछ डाउट है, कुछ पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, या ये यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल या कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल। ओके, यस, बाकी रिमेनिंग। और ये आप लोग थोड़ा इसके बारे में सर्च करोगे, नाफ्टा साफ्टा, यूरोपियन यूनियन, ये क्या होता है। ठीक है, एटलीस्ट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी टीवाई में पहुंच गए हो ना, आई थिंक इंडियन इकोनॉमी में भी मिलेगा, नहीं इंडियन इकोनॉमी में तो मुझे लगता है नहीं रहेगा, ये अलग पार्ट में आता है, नाफ्टा साफ्टा सार्क, यूरोपियन यूनियन, थोड़ा इसके बारे में सर्च करो, ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन। Okay, let me save it. Y B T Y Is
क्या हुआ रोल नंबर 4, क्या पूछ रहे हो? थोड़ा क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन में, क्या पढ़ाने वाले हो अभी इसमें? सर ये सारा आप डिटेल पढ़ाने वाले हैं क्या? नहीं, ये नाफ्टा साफ्टा सार के बारे में मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। हाँ, उसके बारे में नहीं, वो इकोनॉमिक का पार्ट है, इसमें थोड़ी आने वाला। मैं तो जस्ट ऐसे डिस्कस कर रहा था, जो इसमें हमें एक पॉइंट मिला था। ठीक है, कौन सा था? इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कंटेंट में द एक्सटेंट ऑफ कोऑपरेशन। तो इसमें एक यूरोपियन यूनियन में स्टेजेज है, जो फ्री ट्रेड है, आगे है मार्केट यूनियन है, देन कस्टम यूनियन है, ऐसा अलग अलग पार्ट है। तो एरिया ऑफ यूनिफॉर्मिटी में मैं वो देख रहा था, एक्सटेंट ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, बोलेगा कि हाँ भाई आप इतने ही था, इतने लिमिट तक हम लोग अपना डिटेल शेयर करेंगे, सब कुछ नहीं शेयर करेंगे। बोलते हैं ना, खाना खाने बैठते हैं तो किसी को कोई ज्यादा कुछ फेवरेट लगा तो बोला हाँ बाबा ठीक है सब कुछ शेयर करेंगे, लेकिन ये चीज मैं शेयर करने वाला नहीं हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? किसी कुछ फेवरेट चीज होती है तो उसको ज्यादा पसंद है, तो क्या बोलता है कि हाँ बाबा ठीक है सब कुछ मैं शेयर करेगा, लेकिन ये शेयर नहीं करेगा। यस और नो? तो वही चीज है वहां पे, एक्सटेंट ऑफ कोऑपरेशन। ओके, तो आगे जो है क्या वर्ड है? इंटरफर्म कंपैरिजन। चलो अच्छा, हम उसको है नेक्स्ट में ले लेते हैं। थोड़ा उसमें है रेशियो का पार्ट है, कौन कौन से रेशियोज में कंपैरिजन कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा उसको डिटेल में हो जाएगा। ओके, अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके, नहीं आप रिफरेंस के लिए ले सकते हो, वैसे आपको नोट्स यहाँ पे सम है, सारे कुछ मिल जाएगा। आप रिफरेंस के लिए कुछ ऐड ऑन और चाहिए तो बुक लेना कोई ऐसा गलत चीज नहीं है, आप बहुत कोई सा भी बुक ले सकते हो। अगर यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो आप मनन प्रकाशन का बुक ले लो, कोई बात नहीं है। आपको कुछ और ज्यादा ऐड ऑन करना है, ठीक है, रेफरेंस बुक यूज करो। अलग अलग डिफरेंट जो है पब्लिशर्स है उनका बुक यूज कर सकते हो। ओके, अटेंडेंस दे दोगे रोल नंबर? सुविद्रा रेडी है अटेंडेंस देने के लिए, है ना? हाँ सर। ओके, रोल नंबर 1, ठीक है सुविद्रा। आगे नेक्स्ट, रोल नंबर 4, 8, लिंगेश 9। स्क्रीन में से अपना चेक करते जाओ, नहीं तो फिर लास्ट में बोलते सर मेरा अटेंडेंस है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट 10, 15, सीमा, 17, दीपिका, 20, सागर 24, चिन्मय 26, प्राची 27, 35, 41, 40, निकिता, 44, प्रीतम 48, अभिषेक 49, 52, वत्सल 53, स्टेफी, 57,
Then next division, roll number 3, अनुराग roll number 4, कल्पेश 8, 9, Ishika. 12, Sneha. 13, Rajeshri. 15, अनुग्रह 23, 24, Tanvi. 27, 31, शुभम 32, Leo. 35, Ekta, 36, 37, Preeti, 40, Swati, 43, Nikita, ओमकार चौहान, Sir 7213. 7213। तो आप भी इसका रीनेम कर लो, ठीक है, नाम जो डिस्प्ले होता है। Sir 7257. 7257, 57 आई थिंक मैंने बोला था कि स्क्रीन शेयर करो। मौर्या सोनम, चेक करते रहो स्क्रीन। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, 57 ऑलरेडी प्रेजेंट है। मौर्या ना सोनम? हाँ सर, सॉरी सर। हाँ है यहाँ पे, देखो प्रेजेंट किया है, ऑलरेडी है। ओके, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, इसमें चेक कर लेते हैं। हमसे भी मिस्टेक हो सकती है ऐसा। यस, अटेंडेंस हो गया सबको, और कुछ